लीगल एनवायरनमेंट कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था बेटा। ये कुछ लाइट्स ऑफ ना कर दें ताकि क्लियर नज़र आ जाए। चलिए ठीक है, ये लाइट्स एक फ्रंट वाली ऑफ कर दें ताकि ये नज़र आ जाए। ठीक है, सही है, क्लियर है। सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लीगल एनवायरनमेंट से मुराद वो तमाम लीगल फैक्टर हैं जो कि इधर पॉजिटिवली या नेगेटिवली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं। सवाल पैदा होता है कि जनाब वो लीगल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री है, और सेकंड लॉज एंड रेगुलेशंस प्रिवेलिंग विद इन द कंट्री है। बात हुई थी कि जनाब लीगल सिस्टम पे हमारा ऑथर जो है वो बात नहीं करता। लॉज एंड रेगुलेशंस का हमें पता होना चाहिए कि जनाब कौन कौन से एट द मोमेंट आर प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान है या किसी भी कंट्री में वो प्रिवेल करते हैं जो कि इधर पॉजिटिवली नेगेटिवली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं। वो तमाम लॉज या लिस्ट ऑफ लॉज जो हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। कॉर्पोरेट लॉज हैं, पार्टनरशिप है, लेबर लॉज हैं, HSC लॉज हैं, डेटा प्रोटेक्शन है, साइबर कॉम्पिटिशन, मोनोपोलीज, एंटी कोलूजन, प्राइस कंट्रोल। मरने वाली शक्ल क्यों हुई है तेरी? मरने वाली शक्ल क्यों हुई है? हाँ, जर्मनी जाने की खुशी में। तो जो कब जा रहे हो जर्मनी? अच्छा, ये आई कैब को ही रोते रहना है। सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और लाइसेंसेज हैं। कंपनी लॉ पे बात हो गई थी हमारी, ये भी बात हो गई थी। ऐसे ही है, पार्टनरशिप लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉज पे बात हो चुकी थी। ऐसे ही हुआ था। कितने लाइक बचे थे? कुछ पढ़ा भी है कि कोई नहीं देखा था? बस अल्लाह खैर करे, कभी पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। HSC लॉज हैं, HSC लॉज हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट लॉज हैं। ये पूरा HSE लॉज बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज है, हमें भी उसी हवाले से पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज वो तमाम कवानीन हैं जो कि इस बात को इंश्योर करवाते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी जो है वो मतलब उनको इंश्योर करते हैं। वो तमाम कवानीन जो कि एम्प्लॉइज़ की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, वो तमाम कवानीन जो एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, वो तमाम कवानीन जो कि ये कहते हैं कि ये एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम काम करे, वो तमाम इंतज़ामात करे जिनसे एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। अब सवाल पैदा होता है, ये कवानीन कहते हैं कि सेफ़ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना, सेफ़ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना जो है वो एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है। सेफ़ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है। सेफ़ वर्क प्लेस से क्या मुराद है, इसी को ये कवानीन फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। हमारी किताब जहाँ तक बात करती है हम लोग भी वहीं पर रुकेंगे। दिस पॉइंट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इस पे केस स्टडी बन सकती है। सेफ़ वर्क प्लेस, हर वो जगह सेफ़ वर्क प्लेस कहलाती है जिसमें एम्प्लॉय की जान को किसी तरह का ख़तरा नहीं है, एम्प्लॉय की हेल्थ को किसी तरह का ख़तरा नहीं है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय जो है उसको तेल के कुएँ के पास जो है वो काम करना पड़ता है, तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ सेफ़ वर्क प्लेस, क्योंकि वहाँ से गैसेस निकलती हैं जो कि बंदा इनहेल करता है, उसके लंग्स को नुकसान पहुंचता है। बॉयलर के पास बंदे को फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना पड़ता है, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज द सेफ वर्क प्लेस। तो सेफ वर्क प्लेस फिर क्या है? ये तो सेफ वर्क प्लेस कहलाती नहीं है। वो वर्क प्लेस उस वक्त सेफ कहलाएगी जब एम्प्लॉयर वो तमाम इंतज़ामात करेगा कि एम्प्लॉय की जान जो है वो बच जाए, उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। इंतज़ामात से क्या मुराद है? उसको हेलमेट देगा, उसको इनहेल होने से बचाने के लिए, गैसेस की इनहेल होने से बचाने के लिए उसको कवर देगा, उसको मास्क देगा, उसकी जो है वो बॉडी को किसी तरह का ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से या कम टेम्परेचर होने की वजह से उसको नुकसान ना पहुँचे, उसको जो है वो बाकायदा उस तरह का स्पेशल लिबास देगा। द वर्क प्लेस दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी जगह जहाँ पे एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ती है, किसी तरह की जेंडर हो, रेसिज्म वगैरह हो, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। अगर तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती है
तो वो वर्क प्लेस जो है वो सेफ वर्क प्लेस नहीं है। और जो सेफ वर्क प्लेस नहीं है, इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, और जब एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, देन द एम्प्लॉयर विल हैव टू फेस लीगल कंसिक्वेंसेस। गॉट इट बेटा? सेकेंड आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन लॉज। ये वो तमाम कवानीन हैं जो कि ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो डेटा को प्रोटेक्ट करे। किसी भी तरह का वो डेटा हासिल करता है अपने कस्टमर से मुतल्लिक, अपने सप्लायर से मुतल्लिक, अपने एम्प्लॉयज़ के मुतल्लिक, किसी किस्म का डेटा उसके पास मौजूद है, अपने शेयर होल्डर्स के मुतल्लिक, अपने लैंडर्स के मुतल्लिक, अपने डेटर्स के मुतल्लिक किसी तरह का भी डेटा उसके पास मौजूद है, उस डेटा को प्रोटेक्ट करना जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। कौन कहता है? डेटा प्रोटेक्शन लॉज। यानी ये लॉ कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उसके पास जिस तरह का भी डेटा मौजूद है उस डेटा को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बंदे की इजाज़त के बगैर उससे मुतल्लिक पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती है, बंदे की इजाज़त के बगैर उसका डेटा यूज़ नहीं कर सकती है, बंदे की इजाज़त के बगैर उसका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। अगर किसी के साथ डेटा शेयर करना पड़ता है तो इससे पहले उस बंदे की इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर वो इजाज़त नहीं लेता तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है, वो इन तमाम कवानीन को फॉलो नहीं कर रहा, और नहीं करता है उसका मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू फेस लीगल कंसिक्वेंसेस है। किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी दूसरे बंदे को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकता हो विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कंसर्न पर्सन है। साइबर लॉज। ऑर्गेनाइजेशंस जो है डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, ये कंपनी ए है, ये उसकी सब्सिडरी है जो कि दुबई में है, राइट? ये उसकी सब्सिडरी दुबई में है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, पॉसिबल। अच्छा, इस इंटरेक्शन में, ये इंटरेक्शन नॉर्मली ईमेल के थ्रू हो सकती है, ठीक है। अब इस ईमेल में जो है वो सेंसिटिव किस्म का डेटा हो सकता है, ठीक है। सेंसिटिव किस्म का डेटा में क्या हो सकता है? किसी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कंपनी का अगर नुकसान हो जाता है तो शेयर होल्डर्स की जो वर्थ है उस पर असर पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उस पर असर पड़ेगा, वेल्थ पे असर पड़ेगा। वेल्थ पे किसकी वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे असर पड़ा? कि ये जो ऑनलाइन या इंटरनेट लाइन पे जो डेटा ट्रेवल कर रहा है उसके डेटा की उस डेटा के एक्सपोजर की वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे असर पड़ा, ठीक है। ये लीजिए, ये एक कस्टमर है, ये कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये कस्टमर कुछ ऑर्डर करता है, पेमेंट करना पड़ती है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ती है जनाब, ठीक हो गया। अब पेमेंट भी करना पड़ती है और पर्सनल डिटेल भी बाद औक़ात शेयर करता है। पॉसिबल है कि जब ये डेटा शेयर किया जा रहा है, पेमेंट ट्रांसफ़र की जा रही है, तो दरमियान में कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, जिसे हम लोग नॉर्मली हैकर कहते हैं, वो अटैक करता है, ये पर्सनल डेटा चुरा सकता है, ये पेमेंट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना जनाब, आपके आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपके पासपोर्ट आईडी की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और इन तमाम को जो है ये हैकर मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। ये इसी तरीके से हैकर इस इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, इसको अनऑथोराइज्डली इस्तेमाल कर सकता है। तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। नुकसान क्यों हुआ? कि जनाब ये ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही थी,
इस लाइन के दौरान, इस ट्रांसमिशन के दौरान इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, तो ये साइबर लॉज कहते हैं कि आपने इस ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो सिक्योर करवाना है। ये कहते हैं कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि इस ट्रांसमिशन लाइन को उन्होंने सिक्योर करवाना है। अगर कंपनी इस ट्रांसमिशन लाइन को सिक्योर नहीं करवाती और इंफॉर्मेशन जो है वो अनऑथराइज्डली एक्सेस हो जाती है, तो जो नुकसान होगा वो कंपनी पूरा करेगी। ठीक हो गया जनाब वाला। चलिए, मोनोपोलीज। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली होती है हजूर, ठीक है जनाब, ये देखिए ये कवानीन जो हैं ये आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हजूर आपको जो है वो केस स्टडी दे दी जाती है जिसमें वो साइबर लॉज का जिक्र करता है, साइबर लॉज का जिक्र करता है, या सिक्योरिंग ट्रांसमिशन लाइन का जिक्र करता है, तो इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली साइबर लॉज का जिक्र कर रहा है। तो मुझे एज अ स्टूडेंट इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। यही कल बात हुई थी। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एक ही सप्लायर नज़र आता है या एक से ज़्यादा सप्लायर हैं, मोर देन वन सप्लायर हैं। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक ही सप्लायर है, ठीक है जनाब, किसी कमोडिटी का सिर्फ एक सप्लायर है या कमोडिटी का एक से ज़्यादा सप्लायर है, बट सप्लाई इज कंट्रोल, मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई, मेजॉरिटी पोर्शन या पार्ट ऑफ सप्लाई is in the hands of hands of single supplier। एक से ज़्यादा सप्लायर हैं लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ टोटल सप्लाई इज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन। इस सिचुएशन को भी हम लोग मोनोपोली कहते हैं। इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? PTCL एक ही सप्लायर है लैंडलाइन सर्विसेज के लिए, PTCL। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है जनाब? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स, है ना? कैसे? वासा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेस्को जो है वो फॉर एग्जांपल बनाता भी और बेचता भी है। इसके अलावा और कोई नाम आता है ध्यान में? देयर आर अदर प्राइवेट कंपनीज एज वेल जो कि बिजली बनाती और बेचती हैं, लेकिन हमें किसका पता है? लेस्को का, बिकॉज मोर देन 90% इज more than 90% of supply is in the hands of Lesco. So this is also monopoly. ठीक हो गया जनाब? ये है मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली अच्छी बात है या बुरी बात है? जनरली ये एक बुरी बात है, ये एक बुरी चीज़ है। नोट माय वर्ड्स, जनरली ये एक बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है वो हायर प्राइस चार्ज करके तो अपने कंज्यूमर जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है। एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तुसी पास ना होते। ठीक है, ठीक है जनाब। PTCL हायर प्राइस चार्ज करता है। हायर प्राइस चार्ज करने से कस्टमर क्या होगा? एक्सप्लॉइट होगा। कस्टमर क्या होगा? कंज्यूमर क्या होगा? सफ़र होगा। कंज्यूमर बेचारा क्या होगा? उर्दू में कंज्यूमर जो है वो परेशान होगा, परेशान होगा। ठीक है जनाब।
एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? अपनी पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना। पब्लिक परेशान है तो उसका मदावा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। तो सरकार जो है देखती है कि परेशानी किस वजह से है, परेशानी जो है वो मोनोपोली की वजह से है। हल क्या है? या तो इधर कैप लगाओ, मैक्सिमम प्राइस तय करो, इस प्राइस से ऊपर नहीं जाना, या क्या करो, मोनोपोली क्रिएट ही ना होने दो। यही हल है। अब सवाल पैदा होता है मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है? पंगा पता है क्या है? इस चैप्टर को हम लोग रट लेते हैं, यहाँ पे सवाल बन सकते हैं मोनोपोली कैसे क्रिएट होते हैं। लुक एट दिस वन, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में एक कंपनी है, ए है, बी है, सी है, डी है। कंपनी ए है, बी है, सी है और डी है। बी जो है डी को एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है। तो पीछे कितनी कंपनी रहेगी इंडस्ट्री में? ए, बी और सी रह गई। ए जो है वो सी के साथ मर्ज हो जाता है, मिल जाते हैं। पीछे कितनी कंपनी रहेगी? कंपनी ए, सी और कंपनी बी रह गई। कितनी कंपनी थी? 4 थी। फिर कितनी हुई? 3 हुई। फिर कितनी हुई? 2 हुई। ये बड़ी कंपनी थी, इसने इसको कहा या तो बिक जाओ या दफा हो जाओ। ठीक है, इसने इसको बाय कर लिया। ठीक होगा। पीछे कितनी कंपनी रहेगी? ए, बी और सी। तो भैया मार्केट में सिंगल प्लेयर रह गया, इसे तो मोनोपोली कहते हैं। तो ये मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है कि ये एक कंपनी जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को बाय करना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये सारा एक्विजिशन और सोने भाई इधर मेरी तरफ भी देख लें, एक्विजिशन और मर्जर वाला काम हो रहा होता है तो गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है अच्छा 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 अच्छा, अब ये इसको डेफिनेट बात है या हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको परचेज कर लेगी और मोनोपोलिस्ट बन जाएगी। और जब मोनोपोलिस्ट बनेगी तो क्या करेगी? कस्टमर को परेशान करेगी। इसलिए वो बैन लगा देती है कि ये कंपनी इसको खरीदेगी ही नहीं। ठीक है, ये सारी बात पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मसलन आपने वो पढ़ा हुआ है कि प्राइस कैप पढ़ा हुआ है? प्राइस कैप, प्राइस फ्लोर पढ़ा हुआ है आपने? कौन सा नाम जरूर सुने। प्राइस कैप मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है। यहाँ पे हमने क्या भी पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो या तो मैक्सिमम प्राइस तय कर देगी कि इस मैक्सिमम प्राइस के ऊपर आप जाओगे नहीं। या कहेंगे नींद आ रही है तुझे? आ रही है, आ रही है ना? मैं तुझे लोरी सुना रहा हूँ। मैं फ्लोर क्या होता है? प्राइस फ्लोर में क्या होता है? मिनिमम प्राइस तय कर देती है, आप उस प्राइस से नीचे जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो कैसे कर सकती है फिर उसको? नींद आ रही है ना तुझे राशिद? आओ मैं गोद उठा लूँ। नहीं आओ मैं गोद उठा लूँ। अल्लाह अल्लाह करता हूँ। अभी 15-20 मिनट हो गए। आप लाइक बच्चे हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी वो सादा सी बातें हुई हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो हमें बताता है या एप्लीकेबल है वो तमाम लॉज एंड रेगुलेशंस, वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स विच आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज़। सेल परचेज के वक्त जो कवानीन एप्लीकेबल होते हैं नॉर्मली उनका ताल्लुक सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन से होते हैं। ये सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन जो है ये है, इसमें है क्या? ये दोनों बायर्स और सेलर की जिम्मेदारियां और उनकी ऑब्लिगेशन, राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों पे जो है वो बात करता है। ठीक हो गया। अगर कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, बायर हो या सेलर हो, अगर इन कवानीन की जो है वो पासदारी नहीं करेंगे दे विल हैव टू फेस लीगल कंसिक्वेंसेस हैं। सादा सी बात है, दिल में उतर गई, दिमाग में भी चली गई। अब आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, डैम श्योर 50% याद हो जाएगा। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंसेस। कॉपीराइट्स का मतलब क्या है? कॉपीराइट, मैंने कोई चीज़ मैंने कुछ लिखा है, मैंने कोई आर्ट वर्क किया है, मैंने कुछ लिखा है
मैंने कोई लिटरेरी काम किया है, मैंने कोई आर्ट वर्क किया, कोई मैंने फूल बूटे बनाए हैं, मैंने कोई ड्राइंग बनाई है, मैंने कोई म्यूज़िकल काम किया, मैंने कोई नया म्यूज़िक कंपोज किया है, मैंने कोई वीडियो बनाई है, तो फिर जनाब मैं उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहता हूँ कि जनाब ये मेरा काम है, इसकी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए। मुझे डर लगता है कि मेरे नाम से मेरा किया हुआ काम कल को कोई भी बंदा बेच करके मुनाफा कमा सकता है। दिस विल बी अ डिस्करेजिंग फैक्टर फॉर मी। अगर ऐसा हुआ तो आइंदा मैं कोई ऐसा काम नहीं करने वाला। मैं ना कोई लिखूंगा, मैं कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखूंगा, मैं कोई आर्ट वर्क नहीं करूंगा, मैं कोई म्यूजिक कंपोज नहीं करूंगा, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी आपकी। इसलिए मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करो, ये मेरी मेहनत है, इसको प्रोटेक्ट करो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक परमिशन दे देती है कि ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पास ये स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए इख्तियार है कि तुम इसको बेच सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो, तुम इसको किसी दूसरे बंदे ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हो। तुम्हारे अलावा इस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या बंदे को तुम्हारी परमिशन के बगैर इसको इस्तेमाल करने की, इसको बेचने की इजाज़त नहीं है। अनलिमिटेड टाइम क्यों नहीं, एक ख़ास टाइम उनको दिया जाता है कि ख़ास टाइम तक हम आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, 20 साल के लिए करवा लो, 5 साल के लिए करवा लो। मुझे इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक लॉज हैं, इसके ऊपर पूरे पूरे लॉज हैं। वो क्या है, किस नेचर के अकॉर्डिंग, किस काम के अकॉर्डिंगली वो कितना गवर्नमेंट जो है वो आपको टाइम ग्रांट करती है, मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है जनाब, ये कॉपीराइट्स की समझ आ गई? तुझे नींद आ रही है? खड़े हो जाओ, हो जाओ, जाओ, जाओ। शक्ल ही ऐसी है। पेटेंट्स हैं, मैंने कोई चीज़ ईजाद की है, मैंने कोई चीज़ ईजाद की है, मैंने कोई बनाया है, मैंने कोई मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया है, मैंने कोई प्रोसेस ईजाद किया है, मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, तो मुझे ये डर है कि कोई भी बंदा अपने नाम से इसको बेच सकता है। मैंने मेडिसिन बनाई है, मुझे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो रिसर्च करने पे लग गया, मुझे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो रिसर्च करने पे लग गए जनाब। ये देखिए मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो मुझे रिसर्च करने पे लग गए। ठीक है जनाब, रिसर्च करने, तो ये मेरी रिसर्च कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है। अब मैंने जो है वो इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की, ठीक है। अब मैं जो है वो इसको 1 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचता हूँ, ठीक है जनाब। ये भैया आपकी 1 लाख रुपया जो है वो इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों है जनाब? इसमें R&D भी तो शामिल है ना, ये मेरे बाप ने थोड़ी ना मुझे देने हैं, ये कस्टमर थे मैंने पूरे करने, उन्हीं के फ़ायदे के लिए किए। ठीक है जनाब, मार्केट में आ जाती है, मार्केट में आ जाती है, कंज्यूमर भी ख़रीदता है, कंज्यूमर भी ख़रीदता है, कंज्यूमर भी ख़रीदता है। एक इसमें शाना होता है, वो किसी दूसरी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर होता है, वो भी ख़रीद लेता है, वो इसको लेकर के जाता है, अपनी लैब में लेकर के जाता है, इसकी क्या करता है, RE करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, देखता है इसमें कौन कौन सा केमिकल जो है वो किस किस मिकदार में शामिल किया गया है। ये माड़ा सा काम करता है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लग जाएगा, 2000 रुपया, 3000 रुपया, ठीक है। चलो जी, चलो ठीक है, नहीं इतना नहीं लगता, इतना हम कोई 1900, हम कोई 1850 में थोड़ी रह रहे हैं। इसमें जो है चलो 2 लाख रुपया, खुश हो जाओ, इस पे जो है वो 2 लाख रुपया लग जाता है। इसका कितना लगा, $1 मिलियन। इसका कितना लगा, 2 लाख रुपया। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट कितने की बना रहा है, ये प्रोडक्ट 1 लाख की बना रहा है, इसने इसकी कंपैटिटिव प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दी, और इसने प्राइस पता क्या रखी, इसने कहा 5000 रुपये पर यूनिट। ये तो खुडे लाइन लग जाएगा। इसकी एफिकेसी में जो लो 10 से 15% फ़र्क होगा, इलाज तो ये भी करेगी, ठीक है। ये तो खुडे लाइन लग गया, ये बोलेगा मैं नहीं रिसर्च करनी, मैं नहीं खेड़ना, मैं $1 मिलियन लगाऊं, तू 2 लाख लगा के, वो भी रुपीज़ में, वो तू मेरा सत्यानाश कर दे, तो मैं तो नहीं कर रहा। उसे होगा क्या, कौन सफ़र होगा, कंज्यूमर, क्योंकि इसके पास तो अक्ल ही कोई नहीं है, ये तो सिर्फ चीटिंग कर सकता है।
इसके पास तो रिसर्च कैपेबिलिटी थी नहीं है। रिसर्च कैपेबिलिटी किसके पास है? इसके पास थी। ये बोले मैं नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट फिर इनको प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम आपको ना राइट दे देते हैं कि आप एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के लिए जो है वो आप एक स्पेसिफिक कमोडिटी जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप उसको सेल कर सकते हो, आपके अलावा किसी और को इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इजाज़त नहीं होगी। अब ये जो राइट दिया जाता है इसे हम लोग पेटेंट कहते हैं। ये राइट किस पे दिया जाता है? ईजाद पे दिया जाता है, कोई नई चीज़ ईजाद करने पे। हाँ, ये पैनाडॉल कितने अरसे की चल रही है? जब हम लोग इतने थे ना, ये उस वक्त की चल रही है, उसका पेटेंट खत्म हो चुका होगा। जी, इसी वजह से उनको प्रोटेक्ट करना होता है ना उन्होंने। जब हम इतने से थे ना उस वक्त से ये पैनाडॉल चल रही है ना। जब तू पैदा हुआ था तो तेरे घर वालों ने पैनाडॉल खाई थी, उन्होंने तुझे भी पैनाडॉल सिरप दिया था। ये जब हारिस पैदा हुआ था तो सारे घर वालों को पैनाडॉल शरबत पिलाया गया था, क्यों हो गए? ऐसे ही हारिस, इसके घर में जो मेहमान आए थे उनको बोतल की जगह पैनाडॉल पिलाया गया था। खुशी बहुत हुए थे, डॉक्टर साहब आ गए। लाइसेंस 25 साल लगा के जनाब मैंने जो है वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। 25 साल लगा के मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। अब ये ग्राहक आता है, इस बिजनेस का नाम क्या है? ABC। ये इस ग्राहक से पूछो कौन सी प्रोडक्ट लेनी है? ABC की। इससे पूछो, ये कहता है मैंने भी ABC की लेनी है। इससे पूछो, ये कहता है मैंने भी ABC की लेनी है। इससे पूछो, ये कहता है मैंने भी। ये इस ABC के पीछे जो है वो 25 साल की मेहनत है। ठीक है, मैंने हजूर रिसर्च की कि मार्केट को किस तरीके से जेर करना है। मैंने जनाब डेवलपमेंट पे काम किया, मैंने जनाब क्वालिटी पे जो है वो अच्छा खासा कमाया, पैसा लगाया। मैंने जो जनाब लॉसेस बर्दाश्त कर कर के जो है वो ये काम किया। ठीक है, अब लोग जो है वो मेरे नाम के पीछे आते हैं। मैंने 25 साल मेहनत करके ये नाम कमाया है, गुडविल बनाई है। अब कोई दूसरा बंदा खड़ा होके ABC के नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे तो नुकसान किसको है? इस कंपनी को। अब ये कंपनी कहती है कि जनाब इसमें तो मैं तो आइंदा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूँगा, जहाँ मेरे 25 साल की मेहनत को प्रोटेक्ट ही नहीं किया जा रहा। मैं तो इस मुल्क से जा रहा हूँ, एक इस मुल्क से जाएगा अच्छी क्वालिटी लेके जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म करके जाएगा, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब करके जाएगा। लिहाजा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसकी मेहनत को प्रोटेक्ट किया जाता है। कैसे? कि जनाब तुम्हारे ना इस नाम के अलावा तुम्हारे इस नाम को अगर कोई बंदा यूज़ करना चाहेगा तो उसे तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। तुम जिसको अलाउ, ये हम तुम्हें राइट दे रहे हैं, ये हम तुम्हें राइट दे रहे हैं कि तुम जिसको चाहो ये राइट दे सकते हो, तुम जिसको चाहो अपना नाम यूज़ करने की इजाज़त दे सकते हो, जिसको चाहो उनसे वापस ले सकते हो। इस परमिशन को हम लोग लाइसेंस कहते हैं। हैं वो इलीगल है, हम यहाँ पे लीगल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कमर्शियली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, बस यहाँ तो चीफ जस्टिस की कोई नहीं सुनता और आप जो है वो कोक की बात कर रहे हैं। ये अल्लाह माफ़ फरमाए अंधेर नगरी बनती जा रही है। समझ आ गया? कॉपीराइट ये पेपर के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है जनाब।
वो और तरह का लाइसेंस है। ये हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सर्टेन बिजनेस एक्टिविटी। वो लाइसेंस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको इजाज़त दे रही है कि तुम्हें मोटरबाइक चलाने की, गाड़ी चलाने की, ट्रक चलाने की, जहाज़ चलाने की तमीज़ है, तुम चला सकते हो। हमने तुम्हारी कैपेबिलिटी को जज कर लिया। उस लाइसेंस को इस लाइसेंस से मिक्स ना करिए। समझ लें कि वो भी तो एक इजाज़तनामा है ना, तो ये भी इजाज़तनामा है, लेकिन फिर भी इंटरमिंगल नहीं करना, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। अदर लॉज एंड रेगुलेशन, एंटी कोल्यूजन रेगुलेशंस हैं। एंटी कोल्यूजन रेगुलेशन क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ जो है वो छुप छुपा करके एग्री कर लेते हैं। छुप छुपा करके एग्री कर लेते हैं। क्या एग्री करते हैं? कि हम एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी नहीं करेंगे। इससे होगा क्या? वो तय कर लेते हैं कि हम तमाम लोग जो हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपनी कमोडिटी बेचेंगे। भाई वो प्राइस कौन सी सेट करेंगे? डेफिनेट बात है जो उनके फ़ायदे के लिए होगी, जो उनके फ़ायदे के लिए होगी। उनके फ़ायदे में जो चीज़ होगी, डेफिनेट बात है उससे आपका कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट होगा। कंज्यूमर की एक्सप्लॉइटेशन है, कंज्यूमर जो है वो उससे आपका जो है वो सफ़र होगा। यानी उर्दू में आपका कंज्यूमर जो है वो परेशान होगा। क्यों परेशान हो रहा है? आपकी इस कोल्यूजन की वजह से, आपकी इसमें आपस में मिल जाने की वजह से है परेशान हो रहा है। तो एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? अपनी रियाया को परेशानी से निकालना। तो इसकी परेशानी से कैसे निकल सकता है? ये ख़त्म करो। ठीक है, अब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट के पास एक राइट होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो भी राइट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस होता है, राइट? तो भैया कोल्यूजन है तो इसका मतलब है एंटी कोल्यूजन रेगुलेशन बना लो कि हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम तुम्हें छुप छुपा करके एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं करने देंगे। जहां हमें पता लगेगा कि तुम ऐसा कर रहे हो, यू विल हैव टू फेस लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल कंसिक्वेंसेस हैं। लॉज रिगार्डिंग प्राइस कंट्रोल है। जानते हैं हम लोग, हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि हुकूमत जो है वो प्राइस फिक्स कर सकती है। ठीक है, हुकूमत जो है वो मैक्सिमम प्राइस भी तय कर सकती है, हुकूमत मिनिमम प्राइस भी तय कर सकती है। मैक्सिमम प्राइस लाइक पेट्रोल है, लाइक वीट है, इनकी प्राइसेस मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है। मिनिमम प्राइस जब गवर्नमेंट को, हुकूमत को लगता है कि कोई ऐसा पंगा होने वाला है तो फिर वो मिनिमम प्राइस जिसमें कंज्यूमर जो है वो सप्लायर को एक्सप्लॉइट करेगा, तो वहाँ पे हुकूमत जो है वो मिनिमम प्राइस तय कर देती है। जी हाँ, फिक्स कर देती है कि इतना तो कम अज़ कम जो जागीरदार है, जो शुगर प्रोड्यूसर है, वो किसान को देगा ही देगा। डन हो गया बेटा जी? कितना आसान था ये। था इसमें कोई मसला? याद भी हो गया ना? नहीं, वैसे भी तू तो वकील है, बैरिस्टर है, तुम तो वैसे भी जर्मनी से तुम्हें जो है ना वो स्कॉलरशिप्स की ऑफ़र आती हैं। असल में पाकिस्तान में ना टैलेंट को पहचाना भी नहीं जाता। उन्होंने जर्मनी में बैठ के तुम्हारा ज़ेन चेक कर लिया। सिर्फ ज़ेन नहीं चेक किया, उन्होंने कहा कि हम पैसे भी देंगे, तुम सिर्फ अपना ज़ेन हमें दे दो। ऐसे ही है हैं? बस इतने ही सी उन्होंने यही 10,000 यूरो दे रहे थे। हाँ बस यही थे, उन्होंने यही तो लेना था। वैसे ही तुझे लॉलीपॉप दे रहे थे। कितना स्कॉलरशिप दे रहे थे? अच्छा, मैं समझा कि तो फ्री पढ़ा रहे हैं, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। चले जी ना, सोशल एनवायरनमेंट हम क्या पढ़ रहे हैं जनाब? सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। डिफरेंट लॉज जो प्रिवेल करते हैं इन अ कंट्री और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। देखा साथ साथ कि कैसे वो अफेक्ट भी करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, यही हमारे लिए जानना ज़रूरी था। सोशल एनवायरनमेंट से मुराद वो तमाम सोशल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते मसलन, स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
किताब में कम लिखा हुआ है, इतना एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। हम लोग सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कम्युनिटी के डेमोग्राफिक्स हैं। वन ऑफ द सोशल फैक्टर्स हमारी सोशियो कल्चरल वैल्यूज हैं। हाँ, गोद उठा लो, आजा आजा, इधर कंधे पे सर रख के सो जाओ। मेरी आवाज़ सुरीली है? क्यों, क्या नाम है आपका? शिराज भी मेरी आवाज़ हारिस मेरी आवाज़ सुरीली है? हाँ, सोए नहीं हो, जागते रहे हो? रात को कितने बजे सोते हो? सुबह कितने बजे उठते हो? अब ये ना कि फजर के टाइम उठ जाते हो। रात 1 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ये बंदा सोता है। कितने घंटे हुए? 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे हो गए। डॉक्टर कहते हैं बच्चों के लिए, जवान आदमी के लिए 6 घंटे काफ़ी हैं, 5 से 6 घंटे इतने काफ़ी हैं। 4 रातें हो गए मैं नहीं सो सका, कल चौथी रात थी, मैं लेटा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई है। ऐसा नहीं कि लाइट थी या नहीं थी, 4 रातें हो गए मुझे नींद ही नहीं आ रही, और काम का प्रेशर भी थोड़ा सा है। मैं सुबह, बिलीव यू मी, सुबह 6 बजे सोया, 6 साढ़े 6 हो गए थे, और मुझे 9 बजे बेगम ने उठा दिया था। टेंशन क्या ज़्यादा, मैंने उधर शायद पुत्र का ब्याह करना है, काम का लोड होता है। टेंशन शुक्र अल्लाह का कोई नहीं है, अल्लाह कभी दे भी ना, हम इस काबिल भी नहीं हैं। मेरे से तो यार तुम जवान आदमी हो भाई। जिस बंदे को ना जागने की आदत नहीं है ना, जिस बंदे को मेहनत करने की आदत नहीं है, सीए उसके लिए नहीं है। ये बात तो दिल पे लिख लो। ये फील्ड ही जागने वालों के लिए और मेहनत करने वालों के लिए है। कोई भी फील्ड हो, उसमें सक्सेसफुल वही बंदा है जो जाग सकता है, जो मेहनत कर सकता है। जिसको कहते हैं ना हड्ड पान के काम करना, ये उनके लिए है। डॉक्टरी फील्ड भी जो है वो आसान नहीं है। डॉक्टर्स भी हड्ड पान के जो काम करते हैं वही प्रोफेसर बनते हैं। इंजीनियर भी जो दबा के काम करते हैं ना, दिल लगा के, वो भी चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे वो पहुँचते हैं। नहीं तो कैमरामैन की तरह खड़े होना पड़ता है, यहाँ बाजू पीछे करके दीवार की तरह टेक लगा ली। जो नहीं काम करते फिर इस तरह होना पड़ता है ना हारिस? है तो तू बहुत सियाना, लेकिन अक्ल तेरी काम कोई नहीं करती। नींद तुझे फिर भी आ रही। एक दिन 1.5 घंटा सो गए हो, और जो है ना तेरे बालों से पता लग रहा है जैसे किसी ने सर पकड़ के हिलाया हुआ है। नहाए थे? कितने सालों बाद नहाए हैं? लेकिन जैसे ही तुम अंदर एंटर होते मुझे पता लग गया ये राशिद आ गया, इतनी देरी खुशबू होती है। ओके जनाब, परेशान होना है, जस्ट किडिंग। डेमोग्राफिक्स ऑफ ए कम्युनिटी, ये एक फैक्टर है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द कम्युनिटी अफेक्ट करती हैं। लोगों का एटीट्यूड और उनका लाइफस्टाइल जो है वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। सवाल पैदा होता है कि जनाब डेमोग्राफिक्स से क्या मुराद है, कम्युनिटी के डेमोग्राफिक्स से क्या मुराद है, और किस तरीके से डेमोग्राफिक्स जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करती हैं। सवाल तो ये बनता है, और सवाल है भी जेन्युइन। डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफिक्स, किसी भी कम्युनिटी के डेमोग्राफिक्स के पढ़ने के मुल्क को डेमोग्राफिक्स एनालिसिस कहते हैं या डेमोग्राफी कहते हैं। अच्छा जनाब, डेमोग्राफिक्स फैक्टर कौन से हैं, यानी डेमोग्राफी में हम कौन कौन से फैक्टर पढ़ते हैं? पॉपुलेशन की साइज ऑफ पॉपुलेशन ये देखते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन,
रिलीजन्स बीइंग फॉलोड और एजुकेशन लेवल है। ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ये हैं डेमोग्राफिक्स, ये हैं डेमोग्राफिक्स। सवाल पैदा होता है कि जनाब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हाँ जी कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। मैंने ऐसे ही कहा जनाब, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। एक कंट्री की पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल 50 करोड़, अचानक से वो कम होकर 30 करोड़ पे आ जाए, आपकी डिमांड अफेक्ट होगी, कम हो जाएगी। एक कंट्री की आबादी है 30 करोड़, अचानक से बढ़ के वो 40 करोड़ हो जाए, डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए ये एक बात होगी। कंट्री ए है, बी है, सी है, इसकी आबादी है 100 करोड़, इसकी आबादी है 30 करोड़, इसकी आबादी है कोई फॉर एग्जांपल 43 करोड़। आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, किस कंट्री को चूज करोगे? इसी एंगल से ही देखना है, फिलहाल आइंस्टाइन नहीं बनना, इसी एंगल से ही देखना है। तो आप कंट्री ए को चूज करोगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये मार्केट बड़ी है तो यहाँ से डिमांड ज़्यादा आएगी। तो जनाब पहले वाले केस में मैंने बताया कि आपका बिजनेस सफ़र हो रहा है, दूसरे केस में मैंने बताया कि जनाब आपका बिजनेस डिसीजन जो है वो चेंज हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे आज, ये क्यों नहीं, यहाँ काम में है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है आपके बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन का साइज कम ज़्यादा होने की वजह से बिजनेस सफ़र होता है। ठीक है, फिलहाल पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है, राइट, 25 करोड़ आबादी है। जैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ये 20 करोड़ पे आ जाए, डिमांड सफ़र होगी, कम से कम 5 करोड़ लोगों की डिमांड तो कम होगी ना। अगर एक बंदा 1 रुपए की डेली शॉपिंग करता है तो मंथली आपकी रेवेन्यू को 5 करोड़ का डेंट पड़ा, सालाना कहाँ तक बात चली जाएगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन है। दूसरी है एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जनाब, एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि किस एज के बंदे हैं, एजड कितने हैं, टीन एजर्स कितने हैं और बेबीज कितनी हैं, ऐसे ही है। चलो ऐसे नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, बात को सादा रखते हैं। पीपल above 45, people between 20 और 45 और people below 20, ये कितने हैं? मालूम पड़ता है कि जनाब ये 63% हैं। मालूम पड़ता है कि ये जनाब 14% है या 17% है। पीछे कितना रह जाता है? ये आ जाता है 10, 7, 8, 20%। इसको जो है 27 कर लो, ये पीछे आ जाएगा 10%। ऐसे ही है? सुन लेना, ये हम समझ रहे हैं, अभी फिलहाल एज्यूम कर रहे हैं 10, 23, 63 है। इनकी तादाद ज़्यादा है। आपकी कंपनी है, किन के लिए प्रोडक्ट बनाओगे? बूढ़ों के लिए प्रोडक्ट बनाओगे। वाई नॉट दिस वन? पता है 10% लोगों ने खरीदना है। ठीक है, यहाँ पे बूढ़े मार ही नहीं रहे हैं, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। जापान, चाइना, जापान, वहाँ पे ये ज़्यादा केसेस है। इसके अलावा और भी एशियन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे लोगों को शादी करने पे गिफ्ट दिया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना प्रमोट किया जाता है उनकी। वहाँ पे ये एज ज़्यादा है। हाँ जी, कोरिया में। तो अगर ये वाला केस यहाँ पे हो, कुछ ऐसा हो जाए, 10% ये और 63% ये, और बेबीज़ कितने हैं? 27%। अब किसके लिए बनाओगे? यंगस्टर्स के लिए बनाओगे। और आप आने वाले वक्तों में किसके लिए सोचोगे? आने वाले वक्तों में हजूर ये यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है रेशियो, इस रेशियो ने इधर आना है, तो आप सोचोगे कि मुझे अपनी प्रोडक्ट को चेंज करना है।
जी, मुझे अपने आप को शिफ्ट करते रहना है, इस पे भी नज़र होगी, इस पे भी नज़र होगी, इस पे भी नज़र होगी, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो भैया एज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? देख लिया करती है। तो भाई अगर केस स्टडी में एज की चेंज के हवाले से, नोट माय वर्ड बेटा, इसकी चेंज के हवाले से, इसके चेंज के हवाले से अदरवाइज बात की है तो उसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। चेंज पे कोई बात करता है तो उसको ठक से हाईलाइट कर लेना है। पॉपुलेशन चेंज हो रही है भैया, वो कह देता है कि जनाब लोग माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, वॉर एंड टेरर है, यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और लोग इस वजह से मूव कर, तो फटाफट माइग्रेशन को हाईलाइट कर लो। कुछ सोने मेरी कंपनी की डिमांड कम होने वाली है। हाँ, बैठने में दिक्कत हो रही, दुश्वारी हो रही, सोफा कम बेड मंगवा दो बेटे को। तीसरा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जनाब, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, क्या चेक करते हो? इलीट क्लास, मिडिल क्लास, बिलो एवरेज, 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 हाँ वो मतलब बिलो एवरेज। ठीक है जनाब, ये चेक किया जाता है। ये इस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटर। पाकिस्तान में किन की तादाद ज़्यादा है? पाकिस्तान में किसी वक्त में इनकी तादाद ज़्यादा थी, अब किन की तादाद ज़्यादा है? एवरेज की तादाद ज़्यादा है। और हालात इस तरह करे तो बिलो एवरेज हो जाएंगे। सही है, अल्लाह रहम फरमाए। तो अगर मिडिल क्लास की तादाद ज़्यादा है तो मैं सामान बनाऊँ इनके लिए तो फ़ायदा होगा। रोल्स रॉयस यहाँ पे आके क्यों नहीं सब अपनी प्रोडक्शन करती? यहाँ पे तो फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कितने लीड क्लास है। मंशा है, आशवानी है, मलक रियाज है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, बाज वो हैं वो हैं वो हैं, बात ख़त्म, रुक गए हम लोग। तो ये 6 लोगों के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट नज़र आएंगी वो मिडिल क्लास के लिए नजर आएंगी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं क्वालिटी पे। क्वालिटी हायर होगी तो प्राइस कौन सी चार्ज की जाएगी? प्रीमियम। और अगर क्वालिटी जो है वो मीडियम होगी तो नॉर्मल प्राइसिंग। चाइना की कंपनी है जो कि खिलौने बनाती है, टवायद, वो टवायद बनाती है और वो दुबई में बेचती है, सेम कंपनी पाकिस्तान में बेचती हैं। अगर आपका रिश्तेदार को दुबई जाए, उसको कंपनी ABC का प्रोडक्ट नज़र आता है, वो पाकिस्तान में भी देखेगा, हेल ऑफ डिफरेंस होगा। वहाँ के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो प्राइस, यहाँ के लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों? उनका इनकम लेवल कुछ हो रहा है। ठीक है, नहीं समझे? कपड़ों यहाँ पे सस्ते हैं ना, वहाँ पे भी तो गले ही पहनने हैं जी। वहाँ के इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंगली, इनकम लेवल के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें जो है वो मिलती हैं हमें। ठीक है जनाब, वहाँ लिवाइस की शर्ट मिलेगी $50 की, यहाँ लिवाइस की शर्ट मिलेगी 5000 रुपये की। सही है, हमें क्या है, ऊपर लिवाइस ही तो लिखा होना चाहिए, मैंने तो बस दोस्तों की इम्प्रेस करना है। अदरवाइज लिवाइस का क्या काम है? वो कौन सा ऑटोमेटिकली गले पड़ जाती है, ये उसके अंदर AC लगा हुआ है, बस वो तो इम्प्रेस। वो राडो पहनते हैं, वो कौन सा टाइम आप अपनी मर्जी से पीछे कर सकते हैं कि चलो आज दिल नहीं करता पर पिछले साल चलिए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो शादी जो 150-200 रुपये की घड़ी है, 1000 रुपये की घड़ी है, वो भी वही टाइम तक आते जो राडो वाले, वो मैंने दोस्तों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को कलेजा साड़ने के लिए मैंने लिखी हुई है ना। मैं भाई जो रोल्स रॉयस गाड़ी है, रोल्स रॉयस गाड़ी में आज चल रोल्स रॉयस और मर्सिडीज शादी,
क्या फ़र्क है इसमें? इसमें भी उतनी सीटें हैं, इसमें भी उतनी सीटें हैं, इसके भी 4 टायर है, इसके भी 4 टायर हैं। ये चाम वो क्या है, मैं जब जाऊंगा मुझे लोग देखेंगे, मैं जब जाऊंगा तो मुझे ख़वातीन ऐसे देखेंगी, मैं जब जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदारों के कलेजे पे पैर आएगा। इसको तो हम समझते थे कि ये तो गली का कुत्ता है, ये रोल्स रॉयस से बैठ गए। भाई तूने ऐसा क्या, मैंने तो सीए कर लिया, सही है। तो भैया ये इनकम के हिसाब से हम लोग अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो भैया यहाँ पे देखिए, अगर इनकम ग्रुप चेंज हो रहा है तो हमारी प्रोडक्ट चेंज हो रही है, हमारी तमाम तर जो है वो डिसीजन चेंज हो रहे हैं। लीजिए जनाब, इनकम के बाद क्या आती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। मर्द कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं? पाकिस्तान में किन की तादाद ज़्यादा है? ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, 52% है, 48% है। ये कोई इतना बड़ा नहीं है। कोई ऐसा मुल्क बताइए जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो हैं? हाँ, स्टिल यू आर सिंगल। तो भाई 4 ही पीछे बचती हैं, वो 4 अब मतलब वो अभी हो सकता है कि वो बाहर पढ़ने गई हो, वो बाहर पढ़ने में तो जा सकती है ना ख़वातीन। 52% और 40, ये कोई इतना फ़र्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आता है 73% और ये आती है 27%, इसका मतलब ये कच्चा खाती जा रही है इनको, या इनकी खुशी में ये मरते जा रहे हैं हज़रात। तो अब आप प्रोडक्ट किसके लिए बनाओगे हैं? ख़वातीन के लिए बनाएंगे। और अगर ये उलट हो जाए तो प्रोडक्ट किसके लिए बनाओगे? फिर मेल के लिए प्रोडक्ट बनाओगे। और अगर एक मुआशरा ऐसा है जहाँ पे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मर्दों की चीज़ें अलग होनी चाहिए, ख़वातीन की चीज़ें अलग होनी चाहिए। एक मुआशरा ऐसा है, एक कंट्री ऐसा है वहाँ खोता घोड़ा सब बराबर है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि एक शैम्पू मैंने बनाया, वो मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक शैम्पू बनाया, उसके ऊपर मैंने लिख दिया सनसिल्क हिजाब, कि ये उन ख़वातीन के लिए जो हिजाब लेती हैं। भाई तूने इसमें क्या डाला है इसमें ख़ास बात? अब यही सनसिल्क जो है उस कंट्री में बेच रहे हैं जहाँ खोता घोड़ा सब बराबर है। एक फेयर एंड लवली बनाई जो मर्द के चेहरे के लिए, एक फेयर एंड लवली बनाई जो ख़वातीन के चेहरे के लिए। तो फ़र्क दोनों से ही नहीं पड़ता। पड़ता है फ़र्क पड़ता है। वो जब मुंह धो के आती है ना, फिर कहना अल्लाह अकबर, असल हकीकत ये थी। वो फिर बंदा पूछता, अम्मी आते मेरी बुढ़ी बैठी हुई थी, वो कहती बेटा यही तेरी थी जो काम कर रही है अभी घर का। वो उसे क्या कहते हैं, बॉडी लोशन। बॉडी लोशन मर्द के लिए अलग होता है, ख़वातीन के लिए अलग होता है, क्योंकि ख़वातीन के जिस्म पे कांटे लगे होते हैं, तो वो इस बात को जज करते हैं। बस ये 2-3 पॉइंट्स रह गए। इनकम वाला हो गया। रिलीजन्स बीइंग फॉलोड है, ठीक है जनाब। यहाँ कोई होटल देखे जहाँ कुत्ते का गोश्त मिलता हो, चूहे का, सुअर का? हराम चीज़ें नहीं मिलते। तुम्हें कितने का ये हराम है? हमारे मजहब में इसकी इजाज़त नहीं है। चाइना में मिलती है, वहाँ तुम्हें रॉटवेलर का भी गोश्त मिलेगा, बुलडॉग का भी मिलेगा, ठीक है, वहाँ तुम्हें लेब्रा का भी मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें जो है वो हैं चूहे भी मिलेंगे, वैरायटी ऑफ चूहाज, और उनकी चीज़ भी आपको मिलेगी। ये चूहा फलानी फैमिली से है, ये फलाने चूहे की पुश्त से है, ये फलाने चूहे की पुश्त से है। हाँ देखा वो जो पी के आया हुआ है। तो भाई हम लोग अपने मज़हब के मुताबिक जो है अपनी तमाम तर बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिसाइड करते हैं। मज़हब जनाब, ख़वात यहाँ पे आपको बिल बोर्ड्स पे वो कतरीना नज़र आती है? कतरीना बनते जा रहे हो? बिल बोर्ड्स पे कतरीना नज़र आती है? किसी ज़माने में आती थी हैं, अब यहाँ की मॉडल जो हैं वो चलती हैं। इसके बरक्स आप सऊदी अरेबिया में चले जाओ,
वहाँ पे बिल बोर्ड पे किसी भी खातून की छोड़ के मर्द की तस्वीर लगाने की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ रिलीजन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। वही यूनिलीवर जो यहाँ पे कतरीना की फ़ोटो लगाती है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सीधा तीर हो जाती है। वो वहाँ पे वो फेयर एंड लवली बेचती नहीं है बोली जिसके ऊपर कतरीना की फ़ोटो है, इजाज़त ही नहीं है। यहाँ पे तुम खुश हो के लगाते हो कि इसमें कतरीना की फ़ोटो है शायद उसने हाथ लगाए हो इस पे, ग्लो एंड लवली। रौनक फिर भी नहीं आई तुम्हारे चेहरे पे। तो रिलीजन, हम मज़हब को जो है मज़हब के अकॉर्डिंगली जो है वो तमाम तर एक्टिविटीज़ करते हैं। एजुकेशन लेवल विद इन अ कंट्री, एजुकेशन लेवल हम अपने एजुकेशन के मुताबिक जो है अपनी तमाम तर बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिसाइड करते हैं। राइट बेटा? साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं? ठीक है। एक है BA2+ कैलकुलेटर, सुना है ये नाम? ये भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ये स्पेशली फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए बना हुआ है। जिन्होंने फॉर एग्जांपल कैश फ्लो एनालिसिस करना होता है, जिन्होंने बजटिंग वगैरह काम करनी होती है, जिन्होंने रिस्क असेसमेंट करना होती है, ये उनके लिए बना हुआ है। हैं दोनों ही कैलकुलेटर, दोनों ही नंबर्स है, दोनों का ताल्लुक है, लेकिन ये अलग क्वालिफिक एजुकेशन को डील करता है, ये अलग। तो हमने एजुकेशनल नीड्स को देख के तो हमने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। इंग्लैंड के लोग पढ़े लिखे हैं, हम ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेंगे। जब भी एडवर्टीजमेंट करेंगे वहाँ पे बड़ा सा लिखेंगे कि जनाब कॉल चार्जेस ₹0.30 पर मिनट। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल चार्जेस ₹0.30 पर सेकेंड, और दूरबीन लेके भी नहीं देखा जाता। पता है यहाँ के लोगों को परवाह ही कोई नहीं, एथिक्स ही कोई नहीं है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ही कोई नहीं समझते हैं। तो वहाँ के एजुकेशन लेवल को अकॉर्डिंगली देखते हुए हम लोग अपनी तमाम तर बिजनेस एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं। ये लास्ट स्लाइड, चले ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं सेशन। तेरी तो मौज हो गई है। भी मैं आज भिजवा देता हूँ। थैंक यू।